यू आर ऑन भारत शक्ति। आई एम नितिन गोखले और आज मेरे साथ एक नई तरह के मेहमान भारत शक्ति के इस मंच पे हाजिर हैं। परिचय करा दूं, DIG NN दुबे जो BSF में थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, और उनके साथ दोनों तरफ जो बैठे हैं अभिषेक कुमार और निशिकांत, ये दोनों तालिस्मान फिल्म्स के प्रोड्यूसर हैं। और हम आज इनसे बात करने वाले हैं अबाउट a new film that is going to be released this week called Ground Zero, starring Imran Hashmi and Sayi Tamankar, a Marathi actress, also coming into the Hindi film, and produced by Farhan Akhtar among others. और ये film जो है, it's based on a true story in which DIG NN Dubey was the main protagonist. और इन्होंने वो ऑपरेशन को लीड किया था और बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो। इट वाज अ हेडलाइन ग्रैबिंग ऑपरेशन कॉल्ड गाजी बाबा इन 2003 एग्जैक्टली, इन ऑलमोस्ट 2 decades ago, and that film was premiered for the first time in Srinagar last week, and of course it will be released all over the country soon. तो दुबे जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम पे। बहुत ऐसे वाले मंच पे शायद आप नहीं जाएंगे या गए नहीं होंगे, पर हम इसलिए आपसे बात करना चाह रहे थे कि कश्मीर की जो इंसर्जेंसी थी वो आपने बहुत करीब से देखी। 93 में भी देखी, उसके बाद आप फिर 2002 से आप वहाँ रहे। तो पहले तो इस घटना के बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर हम आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे आते हैं। एक्चुअली जब 1989 में कश्मीर में टेररिज्म की शुरुआत हुई, जो एक अचानक झटका और एक बड़ी न्यूज़ के तौर पे लिया गया कि अब कश्मीर प्रॉब्लम वो नहीं है जो लोग देखा करते हैं। तो उस समय हमारे बैच के हम लोग 1988 में पास आउट होकर निकले थे। 87 बैच का हूँ मैं। तो उस समय लिस्ट निकली कि कौन कौन कश्मीर जा रहा है। तो शुरू के लिस्ट में मैं नहीं था, मुझे राजस्थान मिला और पंजाब टेररिज्म भी उस समय BSF हैंडल कर रही थी। यानी 4 साल का जो समय काल था उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स पंजाब में भी थी और वो कॉमन पीरियड था कि जब वो कश्मीर में भी थी। तो जो कश्मीर में शुरुआती दिनों में अपने फुट को होल्ड करने का पहला काम मिला कि श्रीनगर सिटी इंटीरियर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप खुद को पहले स्थापित करना है, तभी आप आगे चल के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो फाइनली ये मौका हमको 1994 में मिला, जब मैं पंजाब से अपनी बटालियन लेके प्लेन में आया और सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल से आदेश मिला। वो बटालियन 1971 वार लड़ी हुई बटालियन थी, बैरकपुर में रेज हुई थी और वेस्ट बंगाल राइफल की कन्वर्टेड बटालियन थी, सीमा सुरक्षा बल की। तो उसका 71 वार में बड़ा एक अच्छा रिकॉर्ड रहा उस बटालियन का। और उसको लेके मैं साउथ कश्मीर पुलवामा पहुंचा। अच्छा। और साउथ कश्मीर आप समझ सकते हैं कि अनंतनाग और पुलवामा, जहाँ टेररिज्म ने जन्म लिया। और मौलाना मसूद अजहर को भी शायद वही एरिया पसंद आया था जब वो भारत में दाखिल हुए थे जी। तो उन्होंने जो पहली मीटिंग उसने अंडरग्राउंड टेररिस्ट ही की थी, अनंतनाग में ही की थी। तो वो जो 3 साल का तजुर्बा था, जिसमें कि रूरल टेररिज्म को डील करने का, जिसमें एनिमी पता नहीं आपको, किधर से फायर आएगा आपको मालूम नहीं है, कितनी तादाद में है, किसी की आइडेंटिटी नहीं, कोई प्रोफाइल नहीं। और उस फेज़ में हमने 3 साल का एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड लेके बटालियन को मैं लौटा और सिर्फ एक लॉस हुआ। चरारे शरीफ उसी समय हुआ था? चरारे शरीफ उसी फेज़ में हुआ जी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है चरारे शरीफ 1995 में हुआ था, जून 1995 में जी। 94 की 4 टूरिस्ट की किडनैपिंग भी 94 में हुई और 6 टूरिस्ट की जो पहलगांव आरू से जो 6 टूरिस्ट की किडनैपिंग, इजरायली टूरिस्ट है शायद, जिसमें ब्रिटन, नॉर्वेजियंस, वन वाज बिहेडेड आल्सो जी। तो ये भी फेज वही था। और मस्तगुल चरारे शरीफ, रादर चरारे शरीफ से लगी हुई मेरी लास्ट पोस्ट पाखरपुरा। पाखरपुर एक बहुत बड़ी ज़ियारत है वहाँ की, और चरारे शरीफ की पहाड़ी उसी से अटैच थी। तो ये वही फेज़ था जी। तो वहाँ से फिर आप लौट के वहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? जब मैंने 3 साल वहाँ काम कर लिया तो एक कूलिंग ऑफ के लिए पीस स्टेशन का सिस्टम होता है हमारे फोर्स में। तो वहाँ से जब मैं लौटा तो मुझे एक आया आदेश कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको JD इंटेलिजेंस हम लगा रहे हैं तंगधार। अच्छा। तो मैंने मिस्टर देशराज हमारे DIG थे, उनको मैंने बोला सर जी तंगधार जाने में कोई हमारे तरफ से कोई मना नहीं है, लेकिन सर मतलब
पुलवामा से मैं 3 साल करके आ रहा हूँ, तो आई थिंक आई डिज़र्व टू कूल माई फीट। तो बोले चलो ठीक है, बहुत मौका आएगा, तो मैं इंदौर चला गया। अच्छा और मैंने बीएसएफ के जो ऑर्गेनाइजेशनल या कह लीजिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग्स है प्रोफेशनल्स, जी उसमें लगभग मैं बहुत अच्छा किया हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, इंक्लूडिंग 3 ट्रेनिंग्स इन आर्मी इन्फेंट्री स्कूल। जी और मैंने पोस्ट स्टॉप किया था एंड आई वाज द ओनली पर्सन सेंट फॉर आर्मी ट्रेनिंग इन प्लेटून वेपन कोर्स। एक्सीलेंट। तो मुझे फिर वो इंस्ट्रक्शनल एक असाइनमेंट मिला 3 साल में। जी। उसको कंप्लीट करके फिर 2000 में जो टेन्योर ख़त्म हुआ तो ये हुआ कि पोस्टिंग आएगी, तो हमने सोचा शायद कहीं और पोस्टिंग आए, बट उस दौरान करगिल 99 में हुआ था जी। और IC 814 की हाईजैकिंग भी तब हुई थी जब मैं इंदौर था। जी तो तब ये थोड़ा थोड़ा लगने लग गया था कि आई थिंक कश्मीर अभी का प्रॉब्लम उठ रहा है, मतलब ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, कुछ बड़ी चीज़ें और होने वाली हैं। करेक्ट। तो हमने कहा किसी से कहने सुनने की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिक ही कश्मीर मिल में जाएगा। और मेरी पेरेंट बटालियन भी कश्मीर में डिप्लॉयड थी उस समय। जी। तो उन्होंने कहा भाई पेरेंट बटालियन में आपको जाना है, करेक्ट। तो चलो कश्मीर में। अगस्त 2000 में फिर कश्मीर चला। जी, तो श्रीनगर में ही फिर वो बटालियन हाँ, थी। इस बार थोड़ा ये रहा हमारे साथ, फायदा भी मानूंगा मैं हाँ। कि जो शुरुआती 3 साल का जो रूरल टेररिज्म को डील करने का तजुर्बा था, तो मैं श्रीनगर शहर में ऑपरेट नहीं किया था उससे पहले। जी। सिर्फ एक हाइड आउट बस्ट करने के चक्कर में रहना बड़ी आया था। तो पहली बार उस श्रीनगर शहर को अंदर से देखा, रात को कैसा लगता है, और कहीं चाय पी बाहर ITBP के गेट पे। इस बार मेरा श्रीनगर शहर में पोस्टिंग हुआ, वो भी डल गेट पे। मतलब सबसे जो कह लीजिए कि हार्ट ऑफ श्रीनगर। हार्ट ऑफ श्रीनगर, अर्बनाइज्ड एरिया, बलुआ, डल गेट, बिल्कुल। और डाउनटाउन, जिसमें कि नौहट्टा जामा मस्जिद हमारे एरिया में था, खनियार, जनकदल, नौहट्टा, पूरा नालामार रोड के साथ जो डिप्लॉयमेंट था हमारे बटालियन का। तो उस समय आपकी ये जो बटालियन वहाँ थी, तो उसको इंटेलिजेंस डेवलप करने में, वो करने में काफ़ी दिन लगे होंगे, और आपने भी अपना नेटवर्क फिर शुरू किया वहाँ पे। मैं जब वहाँ गया तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि मिस्टर SS चत्रत मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे, एंड ही वाज ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल। तो हमारी BSF की बटालियन को 49 बटालियनें लगी थी जी। डाउनटाउन से लेकर श्रीनगर सिटी और आउटसाइड। तो उसमें कंपटीशन होता था कि किसका इंट नेटवर्क सबसे अच्छा है, किसका ऑपरेशनल अचीवमेंट बहुत अच्छा है। तो हमारी 63 बटालियन 100 बटालियन सौरा को टक्कर दे रही थी। मतलब कंपटीशन 2 बटालियनों में था। बिल्कुल। और ये इन्फॉर्मेशन भी पानी जैसा है, यानी जैसे पानी जमीन की ढलान देख के वहीं जाके रुकता है, साइंटिफिकली जहाँ रुकना चाहिए। बहुत अच्छा कहा। इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन वहीं जाता है जहाँ उसके टेकर होते हैं, करेक्ट। उसको बिल्टअप करके आगे ऑपरेट कर सके। तो हमको ऑलरेडी कुछ तो विरासत में वहाँ मिला जी। और जाते ही कमांडिंग अफसर ने बड़े प्यार से मुझको हॉट बेड में रखा। अच्छा। बोला कि पंथा चौक से सीधे आप जामा मस्जिद नौहट्टा चले जाओ। नौहट्टा में गया, ज्वाइन किया, जिसमें बाद में भी हुआ कि मैं जिस रिहाइश में रह रहा था पूरा हाफ पोर्शन ID से उड़ा दिया था। ओहो। ईद 2000 के अच्छा। दिन मैं आया था मुबारकबाद देने अपने हेडक्वार्टर में किसी को, तब तक तो मेरा वो पूरा पोर्शन उड़ा My दिया। God, अच्छा। 80 kg ID लगा के ओहो। एक बार्बर शॉप में लगी थी ID। अच्छा। जब तक मैं पहुंचा मेरा बिस्तरा कपड़ा वपड़ा सब उड़ चुका था, तहस नहस हो गया सब बट सब लोग सेफ रहे। अच्छा। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी डाउनटाउन में कैसे काम करते हैं। जी। तो हम आते हैं उस घटना पे जिस पे हम ये इसकी बात करेंगे, फिल्म बन रही है, तो मुझे थोड़ा निशिकांत की तरफ मुड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अभिषेक और निशिकांत मेरे से भी आज पिछले 10-12 साल से जुड़े हुए हैं और बातें होती रहती हैं अलग अलग ऑपरेशंस की। तो ये बताओ निशिकांत, इस कहानी पे तुमने कैसे, मतलब अपनी नज़र कहानी पे कैसे लाई? First of all, sir, thank you for inviting us here. ऑलवेज अ प्लेजर। सर, हम लोग बहुत पहले से जो है फैक्ट्स बेस्ड फिक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे। हमारी एक शुरुआत हुई थी एक चैनल से भी जो फैक्ट्स बेस्ड फिक्शन बनाने में बहुत इंटरेस्टेड थे उन दौरान। तो उसी से मैं रिसर्च करते हुए जो है सर दुबे सर की भी कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी, और लेकिन एक कोइंसिडेंस हुआ कि हमारा एक कॉमन फ्रेंड है मेरे और अभिषेक का, वो दुबे सर से मिला वाघा बॉर्डर पे किसी इवेंट में, और दुबे सर ने उसको कहानी सुनाई। मैं सेमिनार चला रहा था। अच्छा। तो ये कम एज अ रिसोर्स पर्सन जी। चिट चैट में हुआ आप कौन है, कौन है, बातचीत करते मुझे थोड़ा पोर्शन इसका शेयर किया। करेक्ट। तो जब सर ने शेयर किया क्योंकि हम लोग हमेशा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं कि क्या हम लोग कर रहे हैं,
तो उसको लगा कि ये कहानी शायद हमें अच्छी लगेगी। तो एक लेजी आफ्टरनून में हम लोग बैठे हुए थे जब उसका कॉल आया था। ऐसी शुरुआत होती है। हाँ, अभिषेक मेरे ही घर पे था और हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, कॉल आया एंड ही नरेटेड द स्टोरी। और मैं बोला कि मैं तुमको बताता हूँ, मैं अभिषेक वही था, मैंने शेयर किया और अभिषेक बोला कि नो वी हैव टू मीट दुबे सर। हाँ। तुरंत कॉल वापस किया। अच्छा। और उसका नाम सत्य प्रकाश है, उसको बोला और कि सर से मीटिंग करनी है क्योंकि मिलना तो है ही, फिल्म बनेगी बाद में, इस तरह के इंस्पिरेशनल आदमी से पहले मिलना है। तो तब सर के साथ मीटिंग फिक्स हुई। एक बार जब इनके ऑफिस पहुंचे और जब मिला और जब इन्होंने बताया जो भी कुछ बताया वो इतना इंस्पायरिंग था कि उसी समय हम लोगों को लग गया था कि दिस हैज टू बी टोल्ड टू द वर्ल्ड एंड मे बी फिल्म इज द बेस्ट मीडियम जहाँ पे ये शायद बन पाए। तो वन शॉट मतलब वन एपिसोड फिल्म बन सकती है इसके पूरी मतलब एकदम फिल्म वाज द राइट मीडियम फॉर हिम कि इन पे ये पूरी इस घटना को जो है हम लोग ये इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, पर एट द सेम टाइम वंडरिंग कि इतने सालों से किसी ने इस कहानी को उठाया क्यों नहीं है। सो वी फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट दिस स्टोरी केम टू अस एंड इनके साथ वक्त बिताने के बाद इतनी कहानी हमने सुनी जी। इनका पूरा इनकी जो पूरी जर्नी रही कश्मीर में, करेक्ट, जो भी इन्होंने जो हम सुनेंगे अभी। हाँ करेक्ट वो सब सुनने के अंदर लगा ये कहानी तो बननी ही चाहिए। तो इसका सीरियस काम कब शुरू हुआ फिल्म बनाने का? सर इसका सीरियस काम शुरू हुआ अराउंड आई वुड से कोविड के आसपास इज व्हेन वी गॉट इनटू द जर्नी ओके। एंड उसी वक्त हम लोग ने सर से बातचीत शुरू की एंड दरअसल थोड़ा सा कोविड के कारण स्लो डाउन हो गया था, लेकिन हम लोग एक बात के लिए बहुत श्योर थे कि एकदम रियलिस्टिक पोर्ट्रेल होना चाहिए। और सर का जो नाम है, कभी कभी हम लोग फिल्मों में आपने भी देखा होगा सर कि हम लोग फिक्शनल नेम लेकर पूरी फिल्म बना देते हैं, कहते हैं कि उस घटना पे आधारित है, ऐसे। बट हम लोग बहुत ज्यादा श्योर थे कि सर का नाम वहां पे होना चाहिए और रियल नेम रियल कैरेक्टर के साथ ये प्ले आउट हो। ये रेयर होता है, तो मैं आपको इसी वापस आऊँगा आपके पास इसी के मुद्दे पर कि बहुत से लोग अपना नाम नहीं देना चाहते हैं या फिर कोई कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्या होता है नहीं पता, बट ये बहुत अच्छा किया आपने कि आपने अपना नाम उसको लेंड किया। तो इस घटना के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये घटना में ऐसे हुआ कि पार्लियामेंट अटैक के बाद तो गाजी बाबा एक वांटेड टेररिस्ट के लिस्ट में था और सबसे काफ़ी ऊंचा पद था उसका। एग्जैक्टली उससे पहले ऑलरेडी उसने जब 2000 में जैश ए मोहम्मद बहावलपुर में डिक्लेयर हुई 20 जनवरी 2000 को जी, मौलाना मसूद अजहर इंडियन जेल से छूटने के बाद उसने इसका ऐलान किया जी। और गाजी बाबा ऑलरेडी उसकी पिच को इंडिया में प्रिपेयर कर रहा था और बहुत सारी घटनाएं कर चुका था। लेकिन जैश ए मोहम्मद के डिक्लेरेशन के बाद उसने जो अप्रैल 2000 में 15 कोर हेडक्वार्टर बदाऊलीबाग कैंप के पास जो उसने ब्लास्ट का पहला जैश ने एक्शन किया और 2000 में ही दिसंबर में दूसरा ब्लास्ट हुआ। यानी आर्मी हेडक्वार्टर श्रीनगर एक साल में 2 बार ब्लास्ट हुआ और 2 साल 2000 था जी। तो उनको अपने डिक्लेरेशन अपने नाम को प्रूव करना था कि नाउ वी आर ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव गॉट अ कैपेसिटी टू डू दिस इन द हार्ट ऑफ द श्रीनगर। अब उसमें फॉलोअप क्या होता है कि 2000 जो साल था वो बहुत ही ज़्यादा फिदाइन वाला पीरियड था, यानी उस दौरान सुसाइड अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे कॉमन हो गए थे, इंक्लूडिंग हमारा हेडक्वार्टर। तो ममता होटल डल गेट 63 पे अटैक हुआ। हम क्यों अटैक हुआ कि टॉप 2 बटालियंस में हम थे, करेक्ट। तो ये चल रहा था कि यार अटैक हमारे पर होगा या 100 बटालियन के सामने होगा, तो उन्होंने हमारा हेडक्वार्टर चुना और उस अटैक दिन शाम के 4:40 के समय अटैक हुआ। मैं और मेरे कमांडेंट अंदर ही थे। एक शहादत हमें देनी पड़ी, बट वी किल्ड ऑल 3 टेररिस्ट। बाहर निकल के बाउंड्री वॉल भी नहीं था कैंपस में, बाउंड्री वॉल तो बाद में जाके सिटी में कहाँ बाउंड्री वॉल करेंगे? तार लगा हुआ था। अब वो चाहता था रोड क्रॉस करके अंदर आ जाए। करेक्ट। और एक खाली बीपी जिप्सी थी हमारी, इसमें सीओ खुद ड्राइव कर रहे थे, मैं 22 सीट पे बैठा था। लेकिन इतना अच्छा एक्शन हुआ कि रोड क्रॉस करने के पहले हमने उसे मार दिया। मारने के बाद पूरी श्रीनगर में फैल गया कि 63 पे अटैक हो गया। ठीक है, हो गया अटैक, हम मेंटली प्रिपेयर था अटैक होगा जी। अटैक के बाद जो 2001 का साल आया उसमें जनवरी में आपने देखा होगा, जनवरी के में गाजी बाबा ने
जी न्यूज़ पे इंटरव्यू दिया था कैमरा के सामने जी तो वो इंटरव्यू प्रसारित हुआ था। उस इंटरव्यू को देख के उसने खुद को एक बड़े ऊंचे लेवल पे स्थापित करने की कोशिश की। करेक्ट। और कहीं न कहीं उसने पॉलिटिकल, सियासी, अस्करी पे भी चर्चा की थी और एक कहा था कि नथिंग डूइंग, वी आर मुजाहिद, वी हैव गॉट अ मिशन, वी विल कंटिन्यू आवर वर्क। बिल्कुल। और हम कुछ बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपने देखा सेम ईयर 1 अक्टूबर 2001 को JNK असेंबली पर अटैक होता है। बिल्कुल। उसमें 30 लोग मारे जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा सुसाइड अटैक। हाँ। और वो अटैक को क्लियरिंग ड्रिल, मतलब ऐसा अटैक कि जिसमें रूम में घुस के आपको मारना है, कोई तरीका नहीं था। बिल्कुल। तो भी BSF ने उस ऑपरेशन को किया अलॉन्ग विद JNK पुलिस। जी। उसमें पर्सनली मैं हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मैं पेरिफेरी में था। बिल्कुल। मैं एंटर नहीं तब तो ऐसी थे तो हाँ, ऑब्वियसली। और मेरे ही 2 बैचमेट अंदर घुसे थे, भास्कर सिंह रावत और एक करनी सिंह शेखावत, जो भी IG साउथ बंगाल। जी जी। इंजरी हुई थी उनको, एंड BSF ने सब कुछ क्लियर कर दिया। मतलब होंडा जनरेटर चला के और बल्ब लगा के झेलम में रात को सब क्लियरिंग ड्रिल कर लिए। यही होता था हमारे पास जुगाड़। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज तो होती बिल्कुल, नहीं। ये तो आमने सामने फाइट ही थी ये तो। हाँ। वो खत्म होने के बाद 2001 में ही 13 दिसंबर 2001, जिसमें गाजी बाबा ने अपने अटैक को उस मुकाम पे लेके गया कि जिसके बाद तो वो बिकेम ए ग्लोबल टेररिस्ट। बिल्कुल। प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुआ, एंड ही वाज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय दिस ट्रायल कोर्ट, पोटा कोर्ट, एंड ऑलमोस्ट उसका स्टेटस इंडिया का उसामा बिन लादेन हुआ कि भाई इसे पकड़ना है, मारना है, कहीं भी हो, बट मारे कैसे? कोई उसकी फोटो नहीं थी, उसके बारे में कोई इतनी ज्यादा जानकारी की नहीं थी। हाँ। लेकिन उस पर कोशिश किया, दिल्ली पुलिस ने कोशिश किया, JNK पुलिस ने किया, आर्मी ने किया, हमने भी किया। तो 2001 का दौर तो ख़त्म हो गया। 2002 में का दौर आया जो कॉप किलिंग का। श्रीनगर सिटी कॉफिन बना हुआ था, यानी यूनिफॉर्म में दिखना चाहिए, और इनके जो सुसाइडर शूटर्स होते थे वो सिविल कपड़े में भीड़ वाले एरिया में टारगेट करते थे। काफ़ी कैजुअलिटी हुई। तो 2002 का ये फेज चला। 2003 में अगस्त महीने में ऐसा मौका, जबकि इंडियन लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हम श्रीनगर शहर में आए। बिल्कुल। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर महोदय का श्रीनगर शहर में आना मतलब एक बहुत बड़ी हमने पिछले कश्मीर के तहरीक में कभी ऐसा मौका नहीं देखा था। और वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो 27 अगस्त उन्होंने दिन चुना और ये जिम्मेदारी श्रीनगर सिटी की BSF को दी गई, बिकॉज वी आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। करेक्ट। कि पूरा रोड, पूरे बंकर सारे आपके पास हैं, आपने इंश्योर करना है कि ये सक्सेसफुल हो कंडक्ट। बिल्कुल। तो BSF ने बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा है, हम करेंगे। और BSF ने अपनी तैनाती 4 दिन पहले से कर दी थी रूट्स पे। 4 दिन से कोई वो प्लेस छोड़ के गया नहीं था। जी। ड्यूटी चेंज होती थी। करेक्ट। बट जो पोजीशन ऑक्युपाई कर ली, PM के रिटर्न तक वो पोजीशन हम मेंटेन करेंगे। जी। उसमें भी हमारी 2-3 शूटिंग में कैजुअलिटी हुई और प्रधानमंत्री महोदय 27 को आए जी। और बड़ा सेफली बिना किसी इंसिडेंट के वो वेन्यू पे पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन उनके वेन्यू पे पहुंचते ही जैश ए मोहम्मद ने, इनका जो एक लूज सुसाइडर था, उसने एक साफ टारगेट लाल चौक में ग्रीन में होटल को तय किया। याद है उस समय। हाँ, वो जर्नलिस्ट भी एक उसमें जी। मारे गए थे, और वो भी पूरी नाइट ऑपरेशन BSF ने किया, और वी सफर 2 कैजुअलिटीज, बट BSF किल्ड ऑल 6 टेररिस्ट बाय द मॉर्निंग। BSF की 127 बटालियन थी। जी। 28 को प्रधानमंत्री महोदय को वापस आया था। और बहुत बड़ा हिस्टोरिक दौरा था उनका ये। बड़ा वो ऐसा मीटिंग शायद वो जम्मू और शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर डलगेट में हुआ। जी जी। तब तो ये बड़े होटल वगैरह आए नहीं थे। और 28 को उनको जाना था प्रधानमंत्री महोदय को। तो जैश की देखिए हिम्मत कि मतलब प्रधानमंत्री जिस दिन लैंड कर रहे हैं उस दिन भी मैं अटैक करूंगा, जिस दिन जाएंगे उस दिन भी करूंगा। ये पैटर्न हमको पता था। तो ये हुआ कि इतनी डाउनटाउन में गलियां हैं, इतना डेंस पॉपुलेशन है, अगर कोई कहीं से निकलेगा तो करोगे क्या? तो हमने स्ट्रेटजी टोटली चेंज की। अच्छा। हमने कहा कोई प्लाटून कंपनी फॉर्मेशन नहीं, टोटल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 4। अच्छा। तो अगर स्मॉल टीम्स कर दिया। स्मॉल टीम्स, मल्टीपल टीम्स। उसी में एक गली में एक जिंदा सुसाइडर हमारी पेट्रोल पार्टी ने पकड़ा, 61 बटालियन BSF के, जी। जो कि आइडेंटिटी उसकी अंसार भाई, फैसलाबाद पाकिस्तान, जी। जो कि गाजी बाबा का डिप्टी चीफ था। करेक्ट। तो उसकी जो कह लीजिए कि जो उसका कॉफिन रहा है, उसकी पहली कीमत तो ये थी। तो प्रधानमंत्री महोदय उस दिन जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी न्यूज बनी, और पूरे पुलिस अधिकारी, पुलिस अमला, सब लोग इकट्ठा हो गए, और हम लोगों ने उस दिन इंट्रोगेशन किया, और उस पाकिस्तानी की एक्चुअल आइडेंटिटी हम लोग निकालने में सफल रहे, और उसको एस्टेब्लिश करके बता दिया। किया, और नाइट में उसका हाइड आउट भी हमने कंप्लीट क्लियर किया 28 की रात को। जी।
और उसमें एक नई चीज ये निकल के आई कि एक कोई बड़ा ही एक्सपर्ट कारपेंटर है अच्छा जो बढ़ई का भी काम करता है और लकड़ी का भी काम करता है अच्छा और वो अनंतनाग में उसका गांव है। जी, तो आपको मैं यहाँ रोकूंगा थोड़ा सा. आई विल नीड टू टेक अ ब्रेक, बट डोंट गो अवे. इट्स अ fascinating story that you are going to hear after the break. I am in conversation with DIG NN Dubey and two young friends who have produced this film, co-produced, I would say. Talisman Films is what they own. The film is called Ground Zero. Don't go away. In the vast expanse of India's southeastern oceanic front, in the Andaman and Nicobar Islands, one of the most vigilant guardians stands watch. INS Kohasa provides India with an unparalleled vantage point. This naval air station acts as a critical extension of India's eyes and ears in the Bay of Bengal and the eastern Indian Ocean. In the northern Andamans, it's a strategic sentinel securing India's maritime interests with the Indian Navy, Air Force, Army and Coast Guard. In part 2 of the Arc of Power, what makes this outpost in the ANC so vital for India's security and the country's growing influence in the Indo-Pacific? Welcome back. You're on Bharat Shakti. I am Nitin Gokhale, and we are in conversation with retired DIG of BSF NN Dubey, a hero in many senses. But we will talk about what he did way back, almost 2 decades ago, in Kashmir. Dubey ji, ये फिल्म की कहानी तो लोग देखेंगे, फिल्म करेंगे, पर मैं वो घटना आपने कैसी की, क्या किया, लोगों को वहाँ देखने दीजिए. मैं आपको अभी आपने पर्सनल आपका जो मोटिवेशन या उसके बाद आपको जो हुआ, आप इंजोर हुए उस ऑपरेशन में, गाजी बाबा को आपने एलिमिनेट किया, और गाजी बाबा कौन था ये लोग अभी थोड़ा पढ़ लें तब पता चले उनको. पर ये बताइए, आपको शायद 6 या 7 गोलियां लगी थी जी, तो 7 गन शॉट्स, 7 गन शॉट्स के 7 शॉट्स, एवन AK-47 के 7 गन शॉट्स. हाँ. और कहाँ आपको? एक दाहिने पैर में लगा जी, दूसरी गोली हमारे हाथ में लगी, यहाँ बल्कि 2 शॉट लगे थे जी, और 3 शॉट चेस्ट पे लगे थे. ओहो. लेकिन वो गोली अंदर ना जाके साइड से डिफ्लेक्ट होके निकल गई जी. और एक शॉट पेट में लगा था, एब्डोमेन ग्लूटल रीजन में. ओहो. जो गोली अभी अंदर ही है वो, ओ भाई, एक गोली है जो अच्छा. अभी हमारा साथ दे रही है, बाकी तो निकल गई. आपको याद दिलाते रहेगी ये गोली कि आपने क्या किया उस समय. तो वो एक्चुअल ऑपरेशन तो मतलब आप लीड करके चले गए, वहाँ पे इंजोर भी हुए, तो आपको इमीडिएटली एयरलिफ्ट किया या BH में ले गए? नहीं, मेरे साथ एक अच्छी बात ये रही कि मैं आई वाज इन सेंसेस, आई कुड वॉक, आई कुड टॉक. अच्छा. इंजरी के बाद मैं अपने को संभाला, बाएं हाथ को संभाला, मैं नीचे आया और अपने ऑफिसर हिमांशु गौड़ को कहा कि मुझे इवैक्यूएट करो. तो बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, क्योंकि एक साधारण सी बात दिमाग में थी कि गोली लगती है तो ब्लड बिल्कुल चाहिए ना. और मुझे मेडिकल कॉलेज वहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर था जी. श्री महाराजा हरि सिंह मेडिकल कॉलेज, करण नगर. करेक्ट. करण नगर हमारा ही एरिया था. बिल्कुल. तो मुझे वहाँ पहुँचने में करीब 10 मिनट लगे. अच्छा. हॉस्पिटल में पहुंचा तो हमारी टीम ऑलरेडी वहाँ थी. तब तक मुझे बाकी इंजरी का कुछ ज्ञान नहीं था. सिर्फ ये था कि दाहिने हाथ में लगी है. जी जी. तो डॉक्टर्स ने मुझे एग्जामिन किया और वो दे वर मोर वरीड अबाउट द एब्डोमेन इंजरी, करेक्ट. क्योंकि हेमाटोमा, देयर वाज अ ब्लीडिंग, जी. परफोरेशन. तो उन्होंने कहा कि हमें आपको ऑपरेट करना पड़ेगा इमीडिएटली. मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ ज़्यादा क्रिटिकल है, उनको लगता था पेट ज़्यादा क्रिटिकल है. जी. तो उन्होंने हाथ को फट्टे वगैरह से स्टेबलाइज कर दिया जी. और इंट्रावेनस सलाइन लगा दिया. और मैंने कहा मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में ही सर्जरी कराऊंगा जी, यहाँ एडमिट नहीं होऊंगा. हाँ. तो उन्होंने मेरे इच्छा के अनुसार मेडिकल कॉलेज से मुझे भेज दिया. हाँ. तब तक तो मेडिकल 15 कोर हेडक्वार्टर में जो जी, वो जो हॉस्पिटल बेस हॉस्पिटल जो है, वहाँ मैं पहुँच गया. आई थिंक 5 बजे के करीब पहुँच गया था. और वहाँ पर टीम ऑलरेडी तैयार थी, जैसा कि वहाँ ड्रिल है. जी. हमारी बटालियन से ऑलरेडी उनको खबर लग गई थी कि कैजुअल्टी आ रही है. बिल्कुल. और तुरंत उन्होंने OT में लिया. लेकिन टोटल इंजरी का ज्ञान अगले दिन हुआ, जब मैं ऑपरेट होके ICU में चला गया और होश में आया,
खुद को देखने की थोड़ा स्पेस मिला जी। तब मुझे पता लगा कि अच्छा यहाँ भी पट्टी बंधी है, यहाँ भी सिलाई हुई है, पेट से ड्रेन पाइप निकाली हुई है जिससे कि ब्लड बाहर जा रहा है, Correct. हाथ फिक्सेटर पे है जी। और राइट लेग में बहुत सीवियर पेन था। ओह। मतलब 3200 mg गबेंटीन से भी मेरा पेन और नहीं समझ। ओ माय गॉड। पोछा अगर नीचे लगता था तो पोछे का कपड़ा अगर बेड से टच हो गया तो लगता था जान चली गई, क्योंकि फेमरल नर्व इंजरी हो गई हमारी, जो अभी भी है, अच्छा और वो इंजरी दोबारा रिपेयर नहीं हो पाई। तो ये उस समय का इमीडिएट स्टेटस था। जी। फिर उन्होंने 8 दिन बाद मुझको एयरलिफ्ट किया दिल्ली, अच्छा, तो स्टेबलाइज होने के बाद स्टेबलाइज होने के बाद, जिसमें उस समय के आईजी कश्मीर जो बाद में डायरेक्टर जनरल बने के राजेंद्र कुमार सर खुद आए थे एयरपोर्ट पे। जी, वो डीजी पुलिस जेएन के पुलिस भी थे। बिल्कुल बिल्कुल, खुद आए थे कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट चलूंगा छोड़ने। तो मतलब दैट वाज द सपोर्ट एंड लव एंड अफेक्शन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस इन क्रिटिकल। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो आपने मतलब ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन से निकल के आप अभी यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके मनोबल की बिल्कुल एक निशानी है कि हम देख रहे हैं आपका, मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग विल पावर था, इसलिए आपने ये सब किया। तो कितने दिन लगे आपको ठीक होने में? मैं एम्स में आया 5 या 6 सितंबर 2003 को जी। और मैं यहाँ कंटिन्यूस रहा करीब 15 दिसंबर तक एम्स में एडमिट रहा। जी। स्पाइनल इंजरी सेंटर में एडमिट रहा। फिर मुझे एक करियर कोर्स जो कंपलसरी कोर्स था वो क्वालिफाई करना था 31 दिसंबर से पहले, बिकॉज दैट वाज लिंक टू द प्रमोशन। ओह। अब ऑर्गेनाइजेशन को ये था कि ये प्रमोशन के लिए ड्यू है, हाँ ये कोर्स अगर नहीं करता है तो प्रमोशन नहीं होगा, जी। और एग्जामिशन का टाइम नहीं बचा था। अच्छा मेरी क्रिटिकल कंडीशन थी, जी। तो मैंने बोला मैं इसी कंडीशन में चलूंगा कोर्स के लिए। ओहो। तो उन्होंने एम्बुलेंस से मुझको लिया और सीधे केरला एक्सप्रेस में ले गए नई दिल्ली। अच्छा। मेरे कोलीग साथ थे, विथ एम्बुलेंस एंड सपोर्ट मैं ग्वालियर उतरा अच्छा। और मैं 15 दिनों कोर्स क्लासरूम में पीछे बेंच बिछा के तकिया लगा के किया, माय गॉड। टिकमगढ़। टिकमपुर एकेडमी में। हाँ, टिकमपुर। और 31 दिसंबर को मेरा एग्जाम हुआ, मुझे उन्होंने क्वालिफाई डिक्लेयर किया और फिर मैं प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल हो गया। लौटने के बाद हमारी जर्नी काफ़ी ख़राब रही 2004 से 7 तक। अच्छा। क्योंकि अल्सर हो गया था इंटेस्टाइन में ओह। और मैं ब्लीड बहुत करता था, तो मेरा हेमोग्लोबिन 6.4 हो गया। इनफ्लेक्समैब इंजेक्शन जो इम्यूनिटी इम्प्रूवर इंजेक्शन है वो भी बेकार गया, तो कोई थेरेपी मेरे पे काम नहीं कर रही थी, मतलब आई वाज डाइंग एवरी डे। ओहो। और लास्ट में पोजीशन हुआ कि मुझको मार्च 2007 में एम्स में दोबारा एडमिट होना पड़ा। जी। एंड डॉक्टर्स टोल्ड मी दैट वी हैव टू डू 3 स्टेज सर्जरी in the same calendar year. I see. These are the consequences. You will lose your colon for life. You will be an ileal pouch, external baggage for discharging stool and everything. जी जी। ये उसके consequences जी। हैं, लेकिन तुम्हारी लाइफ बच जाएगी, तो you choose. तो मैंने कहा सर there is a choice, अगर लाइफ और इसके बीच में है कौन दूसरा चॉइस कौन लेगा? हाँ, करेक्ट। तो मेरी अप्रैल में पहली सर्जरी हुई, जी अगस्त में दूसरी सर्जरी हुई। स्कार अभी सूखे नहीं होते थे पेट के, जी। और दिसंबर में जाके तीसरी सर्जरी हुई। उस पूरे पीरियड में एक्सटर्नल बैगेज पे था, करेक्ट। कोलोप्लास्ट का बैगेज होता जी। था, उसी में यूनिफॉर्म लगा के मैं ड्यूटी में भी जाता था, क्योंकि जहाँ मैं हॉस्पिटल से निकला थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैं अपना ऑफिस पकड़ लेता था। साउथ दिल्ली में उन्होंने मुझे पोस्ट किया था जी। और अपने कमरे के अंदर ही एक हमने सलाइन ग्लूकोज का सब सिस्टम रखा था, तो कोई हमारे को डिहाइड्रेशन होता था तो वहीं आके लगा देता था जी। मेडिकल अटेंडेंट, और अपना काम भी करता रहा। तीनों स्टेज सर्जरी से निकला। 19 दिसंबर 7 को मैं डिस्चार्ज हुआ जी। और उसके बाद भी जो मैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए मैं प्रोन हूँ, NIA से भी मुझको 2 बार इवैक्यूएट किया गया था। मेरे IGE ऑफिस से लेके आए थे एम्स में, तो अच्छा। क्योंकि 4 बार हमारा इंटेस्टाइन खुल चुका, एक बार गोली लगते समय और 2007 में सर्जरी 3 बार। तो इंटेस्टाइन जब मल्टीपल टाइम्स खुलता है जी। तो वो चिपकता है। करेक्ट। तो मेरे अभी मैं जनवरी 2025 में भी एडमिट था यथार्थ हॉस्पिटल में। नहीं बहुत तो ये मेरे साथ अटैच्ड है ये प्रॉब्लम। नहीं बिल्कुल, बट आपको ऐसा देखने से किसी को नहीं लगेगा कि आप यू हैव गॉन थ्रू सच अ ट्रॉमा एंड आल्सो फिजिकल यू नो पेन एंड डिसेबिलिटी ऑलमोस्ट ऑफ नॉट हैविंग ऑल द ऑर्गन्स इंटैक्ट, बट kudos to you and congratulations actually. so much. बहुत बड़ी बात है. But let me return to them first and then come back to the operation in the last part of our conversation. तो ये जब तुम लोगों ने स्टोरी ली या तय किया करना है, तो इनके रोल के प्ले करने के लिए इमरान हाशमी को कैसे चूज़ किया?
अभिषेक? सर ये कॉल एक्चुअली जब हम लोग ने फाइनली वी डिसाइडेड टू कोलैबोरेट विद एक्सेल, तो वो दिग्गज है फरहान, अपने आप में उसने लक्ष्य बनाई है जी। तो हमें लगा कि इस तरह के रोल के लिए थोड़ा सा हम लोग एक नए तरीके से एक दूसरे एक्टर को देखें। इमरान का नाम निकलता है, इमरान टिपिकली उन्होंने एक अलग तरह के किरदार निभाए हैं, बिल्कुल। एक्टर बहुत ही बेहतरीन है। शांघाई देख लीजिए या मानो ब्लड देख लीजिए, इस अलग तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। करेक्ट। तो फरहान की तरफ से नाम आ रहा है एंड देन वी met इमरान एंड स्टोरी वाज नरेटेड टू हिम। ही सेड बॉस ये फिल्म तुम मुझे करनी है। This is his first role in uniform. Fatigues, yeah. Fatigues, First film. Yes. And that's how the journey happened. And Okay. I think he's done a fantastic job. And how long have you taken? 4-5 साल लग गए इसमें? हाँ जी, हाँ लगभग मतलब इस पूरे जर्नी में पूरे journey में। फ्रॉम मीटिंग दुबे साइड टिल हाँ बीच में 2 साल ऑफ कोर्स कोविड था सर, Covid था, हाँ। बट दिस हैपेंड 5 साल. So before I go to him, you are on the verge of seeing the film being released less than 2-3 days away or 4 days away. तो क्या लग रहा है? Nervousness, excitement या anticipation क्या है? सर मिक्स बैग है सर, ऑनेस्टली मिक्स बैग है। एंजाइटी थोड़ी तो है ही, हाँ। मतलब कि थोड़े बटरफ्लाइज में स्टमक तो चल ही रहे कि जर्नी लंबी रही है, बट एट द सेम टाइम बहुत ग्रैटिट्यूड है कि इतना वक्त गुजारने के बाद फाइनली पिक्चर बन गई है, ऑडियंस तक अब पहुंचने वाली है। अब आप लोग श्रीनगर में प्रीमियर हुआ, उसका रिस्पॉन्स कैसा था वहाँ पे? सर बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस रहा है वहाँ के लिए तो, एंड वी जस्ट होप सर इस फिल्म को बनाते बनाते जो है वो मतलब बहुत प्यार बहुत मेहनत लगा है, बट आई थिंक सर आप जिस तरह का प्यार मतलब श्रीनगर में मिला उस तरह का अगर प्यार पूरी ऑडियंस पूरे इंडिया में मिल जाएगा तो इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर एंड वी आर जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग फॉर दैट। इंशाअल्लाह वही होगा। बट दुबे जी ये बताइए, इमरान हाशमी ने आपके साथ मीटिंग की, आपके साथ बैठे कब? हमारे साथ मीटिंग की एक्चुअली जब मैं पहले दिन गया, इन्होंने 27 अगस्त 2022 आई थिंक 21 या 22 में बुलाया उन्होंने, तो मैं गया तो होता ही है एक्साइटमेंट, क्योंकि इससे पहले मैं कोई फिल्मी अभिनेता से मिला नहीं था, मेरा कोई ऐसा तजुर्बा नहीं था। तो ये हुआ कि वो कहाँ है मिलूँ मैं, तो वो पता लगा कि वो एक बेसब का शूटिंग रेंज है, तो ही इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर शूटिंग स्किल एंड ही इज इन यूनिफॉर्म देयर। तो मैं फायरिंग रेंज से वाकिफ़ था क्योंकि मैं वहाँ पहले था। वहाँ गया तो हेलमेट लगा के एंड ही वॉज प्रैक्टिसिंग फायरिंग यूनिफॉर्म की जो जितनी ड्रिल होती है। तो वहाँ हमारी बातचीत हुई, उन्होंने फर्स्ट हैंड वहाँ मुलाकात हुई, फिर उन्होंने शाम को पूरी स्टोरी मेरे मुंह से रिपीट सुना मेस के अंदर, और जिस तरह से वो इन्वॉल्व रहे खास करके प्रोफेशनली एक बीएसएफ के अफसर के किरदार में, वो भी वह एक्शन जो टोटल मतलब ऑपरेशनल एक्शन था। करेक्ट। तो मुझे लगा कि ये लगता है पर्सनली बहुत सीरियस है इस रोल के लिए, और जब रोल के लिए कोई सीरियस होता है तो वो किरदार उतार लेता है। बिल्कुल, मुझे ये लगता तो अभी आपने फिल्म देख ही ली है, आप सेटिस्फाइड हैं? है। मैं सेटिस्फाइड है। मैंने उनको मतलब कहा बड़ा फ्रंट कि मन से पूछिए, तो मैं अंदर से शुरू में थोड़ा सा सहमा हुआ था जी कि क्या बन के आएगी, लेकिन देखने के बाद मैंने कहा कि यू हैव डन मोर देन माय एक्सपेक्टेशन। अरे वाह, चलिए वो बात है। तो फाइनली उस घटना पे थोड़ा सा आप एक वो डालिए, एक प्रकाश डालिए कि ऑब्वियसली ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और ये बहुत कठिन रहा होगा क्योंकि ये श्रीनगर के बिल्टअप एरिया में सिटी में था। तो आप जब वहाँ गए तो क्या आपको बिल्कुल 100% पता था या एक गेस्टिमेट था या गेस था कि वो गाजी बाबा वहाँ होगा? नहीं, पहला क्लू तो ये था कि जो उसका डिप्टी चीफ हमने पकड़ा जी, था उससे उसने एग्जैक्ट जगह तो नहीं बताई थी, लेकिन वो कॉल करता है तो गाजी वो कितने देर में आता है, कितनी दूरी है, कितने रिएक्शन टाइम है, उससे हमको ये आइडिया लग गया था कि है तो इसी एरिया में, लेकिन एरिया थिकली पॉपुलेटेड था। जी। उसके बाद जब हमने एक और सस्पेक्ट को इंट्रोगेट किया तो हमें घर का आइडिया लग गया और उस घर को हमने एक रात पहले ही देख लिया जाके चुपचाप सिविल गाड़ी में, उसकी एक रेकी कर ली। तो मॉर्निंग में हमको पता था कि जब आप ऑपरेट करेंगे उस समय हम घर देखने जाएंगे तो शायद तब तक लोगों को पता लग जाएगा। चुपचाप देख के हम आ गए, इसलिए मॉर्निंग में जब हमने ऑपरेट किया, रेड किया उस घर को, तो हमें दिक्कत नहीं आई, हम एग्जैक्टली उसी घर पे पहुंचे। जी। अगर हम वॉकिंग में या मूव में टाइम लगाते हैं क्योंकि कैसे वो को पता लग जाता और पता उसे लग भी गया घेरते घेरते। जी। जब तक हमने मकान घेरा करेक्ट, उसको आइडिया लग गया। कितना रेजिस्टेंस किया उसने?
रेसिस्टेंस का ये रहा कि जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि उसे एग्जैक्टली इस बात का इल्म नहीं था हाँ। कि मेरे सीक्रेट हाइड आउट में हाइड आउट तक के पहुंच जाएंगे। हाँ वो वहाँ- थोड़ा सीक्रेट रहने देते हैं हाँ। फिल्म में तो कि वो वो सीक्रेट हमारा- हाइड आउट किस तरह का था। बिल्कुल बिल्कुल वो तो खैर आएगा, पर्दे पे आएगा जी। कि वो कैसे था क्या था। बिल्कुल वो हमारी स्ट्रेंथ थी हाँ। और वो उसकी कमजोरी थी। बिल्कुल और बच नहीं सकता था क्योंकि पूरा मकान घिरा था, बिल्कुल। तो स्केप नहीं हो सकता और था। उसके साथ कोई साथी नहीं थे उसके साथ राशिद भाई, दूसरा पाकिस्तानी टेररिस्ट था, अच्छा। जिसने फाइट करने की कोशिश भी की, जी बट बीएसएफ और सिलेक्टेड लड़के थे, टीम अच्छी थी, तो वो जो करना था उस इनकाउंटर में बिल्कुल। रिस्पॉन्ड किया। तो बहुत बहुत आपका इसमें अभिनंदन। इतने सालों बाद लोग अभी स्क्रीन पे देखेंगे। आई एम श्योर पीपल विल लाइक इट। आप लोग भी, हमारे जितने व्यूअर्स हैं, आप लोग भी जाके देखिए ज़रूर। ऐसे फिल्म्स रियलिस्टिक एंड रियल लाइफ बेस्ड इवेंट्स पे ऐसी फिल्म बहुत कम बनती है। आई एम श्योर हैविंग इंटरेक्टेड विद बोथ अभिषेक एंड निशिकांत इन डिटेल ऑन वेरियस अदर discussions that we have had, no project so far, but hopefully they will come to me for some project going forward. But thank you very much Nishikant, Abhishek और दुबे जी। इस कहानी के लिए कि यही वास्को डिगामा और कोलंबस यही है तो ये इन्होंने सत्य घटना की खोज की है। और इनका परसिस्टेंस मानना पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने देखा है कि बहुत प्रोजेक्ट्स के लिए ये ईगर रहते हैं करने के लिए, तो देखते हैं कैसा होता है। बट आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Keep watching Bharat Shakti. You know where to reach us, and of course, like and share this video if you like the conversation. We will bring to you such different conversations once in a while. I am Nitin Gokhale.